सबसे पहले आज आपको यह बताएंगे कि इस बार के चुनाव में सभी वोटर्स कैसे खतरे में हैं। आज आपको उन दो विचारधाराओं के बारे में बताएंगे जिसमें भारत की मौजूदा राजनीति ब्लैक और व्हाइट में आपको साफ साफ दिखाई देगी। इसमें एक तरफ है डरेंगे तो मरेंगे और दूसरी तरफ है बटेंगे तो कटेंगे। राजनीति का ब्लैक और व्हाइट आज आप यहां देख सकते हैं। एक विचारधारा है, एक नारा है डरेंगे तो मरेंगे और दूसरा नारा है बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस के नेता मुसलमानों से कह रहे हैं कि अगर डरोगे तो मरोगे और बीजेपी के नेता हिंदुओं से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। यानी दोनों ही खतरे में हैं। सारे वोटर्स इस समय खतरे में हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब एक पक्ष यह कह रहा है कि बहुसंख्यक हिंदुओं से अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरा है और दूसरा पक्ष यह कह रहा है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों से बहुसंख्यक हिंदुओं को खतरा है। और अब यह बात साफ साफ कही जा रही है। पहले दबे स्वर में कही जाती थी, लेकिन अब यह बात खुलकर साफ साफ ब्लैक और व्हाइट में इस बार कही जा रही है। और इसीलिए हमने आपको कहा कि इस बार दो ही नारे हैं। ये दो नारे आपकी स्क्रीन पर हैं, दो ही विचारधाराएं हैं, ये आपकी स्क्रीन पर हैं और इस चुनाव के दो ही मुद्दे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। और इस बार चुनाव के जो नतीजे होंगे उससे देश की राजनीति की दिशा एक तरीके से तय हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो चुनाव है ये खतरे पर लड़ा जा रहा है और इसमें हर वोटर खतरे में आ गया है। पूरी दुनिया में इस समय कुल मिलाकर 193 देश हैं, जिनमें से भारत शायद इकलौता ऐसा देश होगा जहां बहुसंख्यक आबादी के अस्तित्व को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। अकेला देश है भारत जहां पर बहुसंख्यक हिंदू भी खतरे में आ गए हैं और पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। आप देख लीजिए, जो देश इस्लाम को मानने वाले देश हैं, जो इस्लामिक देश हैं, वहां पर इस्लाम खतरे में नहीं है, वहां के मुसलमान खतरे में नहीं है। जो देश क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वहां के क्रिश्चियंस खतरे में नहीं है क्योंकि क्रिश्चियंस वहां पर बहुसंख्यक है। लेकिन भारत शायद अकेला देश होगा पूरी दुनिया का जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन वो भी खतरे में आ गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। और अगर वो बट गए तो वो भी कट जाएंगे। यह पूछा जा रहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा गलत है तो वर्ष 2001 से 2011 के बीच 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं की आबादी कैसे घटी और 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुसलमानों की आबादी कैसे तेजी से बढ़ी, आज इसका एक आकलन करना चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि यह नारा सही है या गलत है। क्या आप जानते हैं आज भारत के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक बन गए हैं। इनमें लक्षद्वीप, पंजाब और मणिपुर जैसे राज्य प्रमुख हैं। पंजाब में क्या हो रहा है आप जानते हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है यह भी आप जानते हैं। क्या आपको पता है कि वर्ष 1951 में भारत में हिंदुओं की आबादी 85% थी, 85%, जो वर्ष 2011 में घटकर 79.8% रह गई, घटकर। और 2011 के बाद हमारे देश में कोई जनगणना हुई नहीं है और अगर अब जब जनगणना होगी तो हो सकता है हिंदुओं की आबादी 79.8% से भी नीचे आपको दिखाई दे। जबकि वर्ष 1951 में मुसलमानों की आबादी हमारे देश में 9.9% थी, जो वर्ष 2011 में 14.2% हो गई थी बढ़कर। और अगर अब जनगणना होगी तो यह आबादी आपको और ज्यादा दिखाई देगी। ये वो आंकड़े हैं जिन्होंने भारत की मौजूदा राजनीति को दो विचारधाराओं और दो नैरेटिव्स में, दो नारों में बांट दिया है, दो बड़े मुद्दों में बांट दिया है, ब्लैक और व्हाइट की तरह। और अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं से अल्पसंख्यक मुसलमानों को खतरा दिखाई देता है या आपको अल्पसंख्यक मुसलमानों से बहुसंख्यक हिंदुओं को खतरा नजर आता है। आपके ऊपर है कि आपको ऐसा लगता है कि देश के 80% हिंदू देश के 15% मुसलमानों की वजह से खतरे में आ गए हैं, या देश के 80% हिंदुओं की वजह से देश के 15% मुसलमान खतरे में हैं। आप इनमें से जिस भी नैरेटिव को सही मानेंगे वही नैरेटिव
वही विचारधारा हमारे देश की राजनीति को आगे चलकर प्रभावित करेगी और इसकी गूंज अब भारत में दूर तक सुनाई देगी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में जाकर एक रैली की और उसमें उन्होंने एक नया बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे के बाद जो भी होगा वो आर पार होगा। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा, बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा, तभी परिणाम आने वाला है बहनों भाई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया, गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया, तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। तो इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो विकास कोई मुद्दा नहीं है, गवर्नेंस कोई मुद्दा नहीं है। अगर शब्दों के हिसाब से देखें तो चारों तरफ आपको दो शब्द तैरते हुए नजर आएंगे अपने आसपास। एक शब्द है खतरा और दूसरा शब्द है डर। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इसके बाद आर पार होगा, इसके बाद या तो हां होगा और या ना होगा। और ऐसा लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति इस समय खतरे में है, इस देश में हर व्यक्ति डरा हुआ है। आप चाहे किसी भी जाति के हैं, आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है और आप खतरे में हैं। आप चाहे वोटर बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, दोनों ही पार्टियों के नेता आपसे कह रहे हैं कि आप खतरे में हैं। बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे का मुद्दा उठा रही है और कांग्रेस पार्टी डरेंगे तो मरेंगे का मुद्दा उठा रही है। बिल्कुल ब्लैक और व्हाइट में इस समय चुनाव आपके सामने है। इससे पहले बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट आपको बताया करते थे कि यह चुनाव कितने महीन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। जो चुनाव के जो छोटी छोटी डिटेल्स थी वो समझने के लिए आप बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास जाते थे, क्योंकि उस समय नेता कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे। लेकिन अब नेता बिल्कुल साफ साफ ब्लैक और व्हाइट में आपको बता रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी ने भी आज एक नया बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान गांधी परिवार की जगह मोदी परिवार को अपना वोट देते हैं तो उन्हें मिलने वाला 4% मुस्लिम आरक्षण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोचिए, अब तक बीजेपी आरोप लगाती थी कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के पिछड़े वर्ग का आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है और वो इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो मुसलमानों के 4% आरक्षण को समाप्त कर देगी। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है
शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे, झारखंड में भी चुनाव हो रहे, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले आप लोग एक बार याद कर लो। रेवंत रेड्डी खुलकर यह कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने शब्बीर अली को सलाहकार बनाया, आमिर अली खान को विधान परिषद का सदस्य बनाया और लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक मुस्लिम ऑफिसर की नियुक्ति हुई। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग ने चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। लेकिन अगर यह वोट बीजेपी को मिलता तो बीजेपी ऐसा कभी नहीं करती। पहले ये सारी बातें इशारों में या दबी जुबान में कही जाती थी, लेकिन अब ये बातें खुल्लम खुल्ला कही जा रही हैं और हिंदू और मुसलमानों का नाम लेकर इस देश में खुलकर विभाजनकारी राजनीति हो रही है। इस राजनीति के बीच एक धर्म युद्ध और लड़ा जा रहा है और इस धर्म युद्ध की जड़ में वक्फ बोर्ड का वो कानून है जिसके खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रहे हैं और मुसलमानों से अब एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। तो देखिए, देश में माहौल ऐसा है कि एक तरफ हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की जा रही है और दूसरी तरफ अब जो मुसलमानों के नेता हैं, उनके धर्मगुरु हैं, वो अब मुसलमानों से एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। जयपुर में मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि 24 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें देश भर से इतने मुसलमानों को शामिल होने के लिए पहुंचना चाहिए, इतनी बड़ी तादाद में आना चाहिए कि दिल्ली पूरी की पूरी ठप हो जाए और सरकार को मुसलमानों की ताकत और संख्या का सही सही अंदाजा लग जाए। मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं। हुकूमत आपकी इन तमाम काविशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। क्या इस बयान को सुनकर आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं या वो खतरे में आ सकते हैं? ये विरोध प्रदर्शन वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए लाए गए बिल के खिलाफ हो रहा है, जिसे विपक्षी दल और मुस्लिम धर्मगुरु मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस बिल की मदद से मुसलमानों से उनकी जमीनें छीनना चाहती है। भारत में सेना और रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के बाद सबसे ज्यादा 9,40,000 एकड़ जमीन है और भारत में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मंदिरों की जमीनों पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भारत में मुसलमानों को खतरे में बताया जाता है और आज भारत के मुसलमानों को यह बात सोचनी होगी कि वक्फ बोर्ड में अगर संशोधन होता है, अगर वक्फ बोर्ड की मनमानी को थोड़ा कम किया जाता है तो इससे भारत के आम मुसलमान की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। आपको याद होगा पहले एक नागरिकता बिल भी आया था जिसे CAA का नाम दिया गया था। उस पर भी मुसलमानों के नेताओं ने और धार्मिक गुरुओं ने मुसलमानों को भड़काया और कहा कि इससे आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। और बिल्कुल ऐसा ही अब हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर। उसमें जो भी बदलाव किए जा रहे हैं उसमें भारत में एक आम मुसलमान नागरिक के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। उसे जितना वो काम करेगा उतना ही पैसा मिलेगा। उसे आज भी
हर दिन अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वैसा ही संघर्ष करना पड़ेगा जैसा वो अभी तक करता आया है। आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको बहुत हैरान कर देगी। सऊदी अरब के मक्का को इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, क्योंकि मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और आज मक्का में कोई भी गैर मुस्लिम व्यक्ति वहां का नागरिक नहीं बन सकता। और इसलिए मक्का की आबादी पूरी तरह से 100% इस्लाम धर्म को मानने वाली है। इसके पूरे आसपास के इलाके में 100% मुसलमान रहते हैं। ईसाई धर्म में वेटिकन सिटी को सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और वेटिकन सिटी की भी 100% आबादी ईसाइयों की है, मतलब क्रिश्चियंस की है। लेकिन जिस काशी में भगवान शिव को समर्पित ज्योतिर्लिंग है, वहां मुसलमानों की आबादी 29% है और हिंदुओं की आबादी 70% है। जिस मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वहां मुसलमानों की आबादी 17% है और हिंदुओं की आबादी 82% है। और इसी तरह हरिद्वार में मुसलमानों की आबादी 16% है और हिंदुओं की आबादी 83% है। इन सारी जगहों पर जब चुनाव होता है तो नेता हमेशा यह सोचते हैं कि अगर हमें मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक हिंदुओं के धार्मिक स्थानों पर बड़ी संख्या में गैर हिंदू आबादी रहती है। लेकिन इसके बावजूद बार बार भारत की धर्मनिरपेक्षता को लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े किए जाते हैं। विपक्षी नेता तो आज यह भी कहते हैं कि उन्होंने अयोध्या में ही, भगवान राम की नगरी में ही बीजेपी को हरा दिया। यह कहीं और संभव है? इसके अलावा भारत में ज्यादातर मंदिर ऐसे हैं जिन्हें तोड़कर मुगलों ने या मुस्लिम शासकों ने वहां मस्जिदें बनवाई। और इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उस समय जब यहां पर मुगलों का शासन था या मुसलमान शासकों ने यहां पर अपना राज चलाया, उस समय भारत में जमीनों की क्या इतनी कमी थी कि मुगलों ने मस्जिदें बनाने के लिए भारत के इन बड़े बड़े मंदिरों को ही चुना? क्या उनके पास इतनी जमीनें नहीं थी उस समय कि वो मंदिर से थोड़ा सा दूर एक और मस्जिद बना लें? क्या जमीनों की इतनी कमी हो गई थी मुगल काल में कि उन्हें मंदिरों को तोड़कर उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद बनानी थी? अगर वो इतने ही धर्मनिरपेक्ष थे, उस समय तो वो राजा थे, उस समय वो यहां के शासक थे, वो चाहते तो कहीं भी मस्जिद बना सकते थे, सारी की सारी जमीन उनकी थी। लेकिन उन्होंने मस्जिद कहीं और नहीं बनाई। वो चाहते तो हमारे बड़े बड़े मंदिरों से काफी दूरी पर वो मस्जिद बना सकते थे ताकि वहां मंदिर भी रहता और मस्जिद भी रहती। लेकिन बड़े बड़े मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई गई। यह भी एक सोचने का विषय है कि ऐसा क्यों हुआ। आज जब हमारे देश में चुनावों को लेकर इतनी राजनीति हो रही है, तब हम आपको 33 साल पहले वर्ष 1991 में लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव इस समय चल रहा है और अभी हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में और झारखंड में कौन कौन से मुद्दे इस समय चल रहे हैं। लेकिन आज जो आप देखते हैं उसके पीछे एक इतिहास होता है। उसके पीछे इतिहास में घटी घटनाएं होती हैं जिसके हिसाब से आपको यह पता चलता है कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, या आपको यह भी पता चलता है कि पहले में और अब में कितना अंतर आ गया है। इसलिए आज को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको इतिहास को भी, यानी आपके पास्ट को, भूतकाल को भी समझना आवश्यक होता है। और इसीलिए खास तौर पर महाराष्ट्र के चुनावों के मद्देनजर आज मैं आपको 1991 की एक बड़ी दिलचस्प घटना के बारे में बताना चाहता हूं। 1991 ये वो दौर था जब अक्टूबर 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आयोजन होना था। लेकिन इस सीरीज के विरोध में महाराष्ट्र के दिवंगत नेता और शिवसेना के नेता बाल ठाकरे के कहने पर उनके समर्थकों ने मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम की पिच को खोद दिया था, पिच को उखाड़ दिया, क्योंकि बाल ठाकरे ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम किसी भी कीमत पर मुंबई में आकर क्रिकेट खेले। इसलिए उनके समर्थकों ने वानखेड़े स्टेडियम की क्रिकेट की जो पिच है उसको उखाड़ दिया और उसे ऐसा कर दिया कि उस पर खेल ना हो सके। इस घटना के बाद पाकिस्तान की टीम ने भी अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया और पाकिस्तान की टीम ने कह दिया कि अब हम भारत में आकर नहीं खेलेंगे। इस दौर में बाल ठाकरे खुलेआम पाकिस्तान का विरोध करते थे और कहते थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए।
लेकिन आज स्थिति कैसे बदल गई है और अब हमारे देश में जब भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार करता है, देखिए तब पाकिस्तान की टीम ने हमारे देश में आने से इनकार किया, आज भारत की टीम पाकिस्तान जाने से इनकार करती है, तो हमारे ही देश के कुछ नेता और कुछ लोग इसे गलत बताते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं कि नहीं, खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए, भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए, इससे हमारे संबंध मधुर होंगे। क्रिकेट टीम का क्या इसमें दोष है? जो वहां के क्रिकेट प्रेमी हैं पाकिस्तान के, उनका इसमें क्या दोष है? इसलिए खेल को राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान की टीम 1991 में यहां आने से मना कर गई, तब यह लॉजिक किसी ने नहीं चलाया। और सोचिए, उस समय बाल ठाकरे के समर्थकों ने वानखेड़े की पिच को खोद दिया, लेकिन क्या आज उद्धव ठाकरे ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं? आज भारत ने जब पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर दिया है, तब हमारे ही देश में कुछ लोग इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। आज उन्हीं बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में मुसलमानों से उनका वोट मांग रहे हैं, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने वर्ष 1991 में एक बार नहीं बल्कि दो बार भारत आने से इनकार किया था, और उस समय पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान थे इमरान खान। एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताते हैं, इस घटना से सिर्फ 4 साल पहले वर्ष 1987 के वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और पाकिस्तान ने मिलकर किया था। उस समय वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल लाहौर में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, और दूसरा सेमीफाइनल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया था। और भारत में फाइनल का मैच जो था क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल, वो कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था। 1987 की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान ने मिलकर क्रिकेट के वर्ल्ड कप का आयोजन किया था, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के ये सारे मैच जो हैं ये भारत और पाकिस्तान में खेले गए थे। उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप का आयोजन करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि भारत खुद इतना सक्षम था कि वो अपने दम पर वर्ल्ड कप का आयोजन अकेले कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और भारत पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की उस धमकी से डर गया, उसके दबाव में आ गया, जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि अगर भारत उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, दोनों देशों को इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा कि दोनों देश मिलकर इसका आयोजन करेंगे, तो पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप कराने के प्रपोजल का विरोध करेगा, भारत के खिलाफ वोट डालेगा। और तब मंसूर अली खान पटौदी ने ही इस कदम की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं करना चाहिए था। आज आपको पुरानी बातें इसलिए बता रहे हैं कि पीछे न जाने क्या क्या हो चुका है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी ना हो। आज आपको जब शिवसेना को आप देखते हैं तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना आपको नजर आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाल ठाकरे की जो विचारधारा थी वो इस शिवसेना से बिल्कुल अलग थी। इसी प्रकार से आज भारत पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान जाकर, लेकिन 1987 में ये दोनों ही देश वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं साथ मिलकर। क्या आपको पता है कि दूसरी से छठी शताब्दी के बीच हमारे देश की पहचान इंडिया, हिंदुस्तान और भारत जैसे नामों से नहीं हुआ करती थी। छठी शताब्दी में जब भारत में राजा हर्षवर्धन और दूसरे राजवंशों का शासन था, तब चीन में भारत को यिनतू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। जापान में भारत को तेंजिकू कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग। और ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया के देशों में भारत को चियांचुक कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है स्वर्ग का केंद्र। और उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ये भारत के कुछ नाम थे जिन नामों से दुनिया हमें जानती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय दुनिया की प्राचीन मानव सभ्यताएं भारत को स्वर्ग क्यों कहती थी? इसका कारण था भारत की सनातन संस्कृति और उसकी विरासत। भारत प्रकृति में उत्सव मनाने वाला देश था, और हमारे देश में इतने ज्यादा त्योहार हुआ करते थे कि चीन जैसे देशों की मानव सभ्यताएं भी हमें देखकर कहती थीं कि भारत
एक स्वर्ग जैसा देश है। लेकिन आज 21वीं सदी में भारत के प्रति यह धारणा लगभग समाप्त हो चुकी है और इसका कारण यह है कि अब भारत के अपने ही लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कट चुके हैं। आप अक्सर ऐसी बातें सुनते होंगे कि हमारे देश में जीव जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, क्षेत्रीय पहचान से जुड़े पंथ विलुप्त हो रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाएं विलुप्त हो रही हैं और जानवर विलुप्त हो रहे हैं। ऐसी बातें आप सुनते होंगे। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि भारत के बहुत सारे त्योहार अब विलुप्त होते जा रहे हैं? एक अनुमान के मुताबिक भारत के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों में से बहुत सारे त्योहार अब विलुप्त हो चुके हैं और अब नई पीढ़ी इन त्योहारों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जैसे आज का दिन हमारे देश में त्योहारों के लिहाज से बहुत बड़ा और शुभ दिन है। आज देव उठान एकादशी है और मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद नींद से जागते हैं और यह दिन इतना शुभ होता है कि आज से ही हिंदू धर्म में शादियों और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। यानी आज से जो शुभ घड़ी है, जो शुभ दिन है, शुभ समय है, आज से उसकी शुरुआत होती है। आज तुलसी विवाह का त्योहार भी मनाया जाता है, जिसमें तुलसी के पौधे का विवाह शालिग्राम से करवाया गया था, जो भगवान विष्णु के स्वरूप है। और यह त्योहार भी पहले उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। मध्य प्रदेश में आज ही के दिन देव उठनी ग्यारस का त्योहार मनाया जाता है और वहां आज के दिन 5 जिलों में सार्वजनिक अवकाश होता है। उत्तराखंड में आज इगास का त्योहार मनाया जाता है, जिसे स्थानीय लोग आकाश दीपावली या बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। और यह त्योहार दीपावली पर भगवान राम के अयोध्या लौटने के 11 दिन बाद मनाया जाता है और इस दौरान गाय और बैल की पूजा होती है और गढ़वाल क्षेत्र में पारंपरिक भैलों भी इस दौरान खेला जाता है। उत्तराखंड में इगास के त्योहार पर पहले पब्लिक हॉलिडे यानी सार्वजनिक अवकाश नहीं होता था, लेकिन वर्ष 2022 से वहां की सरकार ने इस त्योहार पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया है और अब वहां पर आज के दिन इगास के त्योहार पर छुट्टी होती है। और यह इसलिए किया गया क्योंकि वहां के भी लोग इस त्योहार को धीरे धीरे भूलने लगे थे और इन त्योहारों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारें अलग अलग कदम उठा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने भाषणों में यह बात कह चुके हैं कि हमें अपनी इस संस्कृति को जिंदा रखना है, हमें हमारे त्योहारों पर गर्व करना चाहिए, उन्हें पुनर्जीवित करना चाहिए, उन्हें विलुप्त होने से बचाना चाहिए। और इसीलिए उत्तराखंड की सरकार ने 2022 से इस त्योहार के दिन सरकारी अवकाश का ऐलान किया ताकि लोग इस त्योहार को मना सकें। दक्षिण भारत और विशेषकर केरल राज्य में आज के दिन गुरुवायूर एकादशी मनाई जाती है और भगवान विष्णु की पूजा होती है। आज ही के दिन बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में सामा चकेबा नाम का त्योहार मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन जैसा ही एक बड़ा क्षेत्रीय त्योहार है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये त्योहार भी अब विलुप्त होने की कगार पर है और अब लोग इन त्योहारों के बारे में या तो जानते ही नहीं या उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो अपने व्हाट्सएप पर इस त्योहार का स्टेटस लगा देंगे या एक दूसरे को फोन पर ही मैसेज पर इसकी शुभकामनाएं भेज देंगे तो यह त्योहार उनका मन गया और लोगों को पता चल जाएगा कि वो इस त्योहार को भूले नहीं हैं, बस त्योहार सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित हो गया है। कोई भी त्योहार तब मनाया जाता है जब हम उसकी सही परंपराओं को निभाते हैं और वो भी दिल से। उदाहरण के लिए गोवर्धन के त्योहार पर गाय के गोबर से भगवान गोवर्धन की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है, लेकिन आजकल लोग इस आकृति को बनाना ही भूल चुके हैं, जिसके कारण गोवर्धन का त्योहार आजकल सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस तक सीमित रह गया है। अब लोग ना गोबर को हाथ लगाना चाहते हैं और ना ही गोवर्धन की आकृति को बनाना जानते हैं, तो पूजा क्या करेंगे? और थोड़े दिन के बाद ये गोवर्धन का त्योहार भी सिर्फ किताबों में रह जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में ऐसे 200 से ज्यादा त्योहार हैं जो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और जिन्हें मनाने वाले लोगों की संख्या अब बस मुट्ठी भर रह गई है। रंग पंचमी, देव दीपावली, भाई दूज, देव उठनी ग्यारस, हरियाली तीज, गंगा दशहरा, नाग पंचमी, हिंदू नववर्ष, गुरु पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा और वट सावित्री कुछ ऐसे नाम हैं जो आज धीरे धीरे अब कुछ ही लोगों तक सीमित रह गए हैं, जबकि पहले भारत में यही सारे त्योहार होली और दिवाली के त्योहारों की तरह बहुत बड़े स्तर पर मनाए जाते थे। आज हमारे देश के नेता ये तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में आ गए हैं,
लेकिन जब हम अपने त्योहारों को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने रीति रिवाजों को भूल चुके हैं, तब क्या हिंदू खतरे में नहीं है? तब क्या हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति अब खतरे में नहीं है? तो इसी प्रकार से जो हमारे त्योहार हैं, जो एक जमाने में बहुत बड़े त्योहार होते थे, इनमें संजा के त्योहार की भी बड़ी मान्यता थी। ये जो पर्व है, ये मालवा, निमाड़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में सितंबर और अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, जिसमें घर के बाहर की दीवारों पर गाय के गोबर से चंद्रमा, सूरज, बैलगाड़ी और किला कोट की आकृति बनाई जाती है। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन त्योहारों को मनाने की परंपराओं को भूल चुके हैं और अब ये त्योहार ज्यादातर लोगों के लिए एक औपचारिकता मात्र बन गए। अब हमारे देश में त्योहारों को पैसे से जोड़ दिया गया है, चकाचौंध से जोड़ दिया गया है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, उसका त्योहार उतना ज्यादा चकाचौंध से भरा हुआ। जबकि त्योहार पैसों से नहीं, परंपराओं से मनाए जाते हैं और त्योहार उत्सव का प्रतीक होते हैं। आज से 50 वर्ष पहले जब शहरों में पलायन करके आए लोग त्योहार मनाने के लिए अपने गांव जाया करते थे, तो उनके पास त्योहारों के लिए पर्याप्त समय हुआ करता था। लोग एक एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर गांव जाते थे। इस दौरान कोई हाय तौबा नहीं मचती थी। पूरा परिवार मिलकर प्रसाद की सामग्री तैयार करता था। महिलाएं रसोई में गर्मा गर्म पकवान और व्यंजन बनाया करती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर धार्मिक परंपराओं के साथ त्योहार मनाता था। अगर परिवार का कोई सदस्य दूसरे शहर से छुट्टी लेकर आया है, तो उसके वापस लौटने पर बाकी का परिवार बड़ा दुखी होता था। और इसी तरह सभी परिवारों में उनके त्योहार हमेशा के लिए जीवंत रहते थे। पूरे साल लोग त्योहारों का इंतजार करते थे और कहते थे कि अब अगला त्योहार जब आएगा तो उस त्योहार पर हम मिलेंगे, जब गांव जाएंगे। लेकिन अब लोगों के जीवन में भागदौड़ इतनी है कि छोटे छोटे त्योहार पीछे छूट गए और बहुत सारे लोगों को इसका कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि जानकारी भी नहीं है। वर्ष 2022 में एक सर्वे हुआ जिसमें 60% लोगों ने कहा कि वो भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत के त्योहारों की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं जानते। अब सोचिए, जब लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर कोई जागृति है ही नहीं, तो फिर इन त्योहारों का अस्तित्व खतरे में नहीं होगा। अब हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में नहीं होगा। भारत में धनतेरस के त्योहार को लोगों ने धन का त्योहार बना दिया, दिवाली के त्योहार को शॉपिंग का त्योहार बना दिया। और इसलिए क्योंकि अब हमारे देश के लोग अपने त्योहारों और उनसे जुड़ी कथाओं को असल में भूल चुके हैं। आज देवउठान एकादशी का त्योहार है और मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के राक्षस से युद्ध लड़ा और इस युद्ध में वो थक गए, तब उन्होंने सृष्टि के पालन का काम भगवान शिव को सौंप दिया और वो खुद 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले गए। एक और मान्यता यह है कि शंखासुर नाम का राक्षस अपनी तेज आवाज से लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने इस राक्षस का वध किया और इसके बाद वो इतने थक गए कि वो 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले गए और आज ही के दिन देव उठनी एकादशी के त्योहार पर वो नींद से जागे थे। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे लोगों को इन कथाओं के बारे में कुछ नहीं पता। एक विडंबना यह भी है कि जिस देश में भगवान विष्णु 4 महीनों के शयन के बाद आज नींद से जागे, उसी देश भारत में आज अनिद्रा यानी नींद न आना एक बड़ी बीमारी है और भारत के 60% लोग कहते हैं कि वो हर दिन 6 घंटे से भी कम समय के लिए सोते हैं, क्योंकि उन्हें नींद ही नहीं आती। अब लोगों को गहरी नींद आना बंद हो गई। भारत में अब छोटे और क्षेत्रीय त्योहारों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद बहुत कदम उठा रहे हैं और वो दिल्ली में कल रात को एक कार्यक्रम में शामिल हुए जो उत्तराखंड के बूढ़ी दिवाली के त्योहार पर आयोजित होता है। और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही बात कही कि यह समय भारत की संस्कृति और उसको त्योहारों को जीवित करने का है। और यह कार्यक्रम बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने अपने घर पर आयोजित किया था और उन्होंने भी इस मुद्दे पर वही बात कही जो आज मैं आपको बता रहा हूं। स्वस्ति
सुहुतासना सुवर्णं वर्णममलं प्रसन्नो विश्वतो मुखान् भूर्भुवस्वः इगास के बारे में भूल गए थे और आधुनिक पीढ़ी तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं यहाँ पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को सदैव अनेकों जगहों पर कहा कि जो हमारे स्थानीय पर्व हैं, जो हमारे लोक पर्व हैं, वो लुप्त हो रहे हैं और उनके संरक्षण करने की आवश्यकता है। हम लोग पिछले 5-7 सालों से लगातार इस पर्व को दोबारा से मनाना हम लोगों ने शुरू किया। 2 वर्ष पूर्व हमारी उत्तराखंड सरकार ने इगास के दिन अवकाश की घोषणा भी की और आज पूरे विश्व में जहां भी उत्तराखंडी रहते हैं वे इगास मनाना उन्होंने शुरू किया। तो सोचिए, आज उत्तराखंड के जो हमारे दर्शक हैं वो इगास का त्योहार मना रहे हैं। उन्हें हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इगास का त्योहार यहां दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी मना रहे थे और ये वही कोशिश है कि इस तरह के जितने भी हमारे त्योहार हैं, अलग अलग राज्यों के स्थानीय त्योहार जो हैं, इनमें वहाँ के हमारे जो संस्कृति के लोक नृत्य हैं, वहाँ का जो भोजन है, वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का संगीत, वहाँ के रीति रिवाज, हमें उन सब को आगे अपनी अगली पीढ़ी के लिए जीवित रखना होगा। आज देव उठान एकादशी के त्योहार के साथ शादियों का भी शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है और अनुमान है कि आज से 16 दिसंबर के बीच देश भर में 48 लाख शादियां होंगी, जिन पर हमारे देश के लोग 6 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे और हर एक शादी का औसतन खर्च 12.5 लाख रुपए होगा, जबकि भारतीय परिवारों की औसतन वार्षिक आय 4 लाख रुपए भी नहीं है। तो शादी में औसतन खर्चा 12 लाख है और भारतीय परिवारों की औसतन आय साल की 4 लाख है। अब आपको यह बताएंगे कि कैसे चीन में लाखों छात्र मोमोज खाने के लिए रात में आजकल साइकिलों पर निकल रहे हैं और वहां मोमोज खाने का ट्रेंड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन छात्र साइकिल पर रात को निकलते हैं मोमोज खाने के लिए और अब यह ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ जा रहा है कि वहां पर ट्रैफिक जैम लग रहे हैं। चीन के हेनान प्रांत के एक शहर में शुक्रवार को भयानक ट्रैफिक जैम लग गया क्योंकि वहां 1 लाख छात्र साइकिल से मोमोज खाने के लिए निकल पड़े और इस वजह से चीन की सरकार को रात में सामूहिक साइकिल राइड पर रोक लगानी पड़ी। ये देखिए, कितने सारे छात्र साइकिलों पर निकल गए और ये सारे छात्र कहां जा रहे हैं? रात में जा रहे हैं। ये पहले मोमोज खाएंगे और उसके बाद साइकिलिंग करेंगे। अब आपको बताते हैं ये हुआ कैसे, ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। असल में इसी साल जून के महीने में चीन के 4 छात्र रात में मोमोज खाने के लिए निकले और साइकिल पर घूमते हुए 50 किलोमीटर दूर चीन के एक प्राचीन शहर कैफांग पहुंच गए और उन्हें बड़ा मजा आया क्योंकि उन्होंने 50 किलोमीटर साइकिलिंग की, उस शहर में गए और मोमोज खाए। वापस आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना यह अनुभव लिखा और उन्होंने लिखा कि आधी रात को साइकिल से जाकर मोमोज खाना और फिर एक प्राचीन शहर में ऐतिहासिक धरोहरों को देखना शानदार अनुभव था। तो रात में चीन में रातों रात ये एक ट्रेंड बन गया क्योंकि बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें देखी और लोग कहने लगे कि अब वो भी साइकिल से ऐसे ही मोमोज खाने के लिए बाहर निकलेंगे। और इसी तरह की एक राइड के दौरान 8 नवंबर को वहां पर एक भीषण ट्रैफिक जैम लग गया। जून की घटना के बाद पहले हफ्ते में 2000 लोगों ने इस ट्रेंड को शुरू किया था और शुरुआत में चीन के सरकारी अधिकारियों ने इसे प्रोत्साहित भी किया क्योंकि ये एक स्वास्थ्यवर्धक और गैर राजनीतिक एक्टिविटी थी। इसका ना तो राजनीति से कोई लेना देना है और इससे लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और इससे बिना खर्च और सरकारी प्रचार के चीन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर में पर्यटन भी बढ़ रहा था और वहां की सरकार शुरुआत में तो बड़ी खुश हुई। इस तरह पहले सैकड़ों और फिर हजारों छात्र रात में साइकिलों पर निकलने लगे और शुक्रवार को यह संख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई। छात्रों की इस भीड़ से एक्सप्रेसवे जैम हो गया और इस स्थिति से बचने के लिए चीन की सरकार ने लेट नाइट
साइकिल राइड पर रोक लगा दी और इसके बाद सैकड़ों छात्रों ने पैदल जाना ही शुरू कर दिया। चीन के लोग अपनी झुंड में चलने वाली प्रवृत्ति के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इसे अंग्रेजी में हर्ड मेंटेलिटी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि चीन के लोग हमेशा भीड़ को फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं और भीड़ क्या कर रही है, जो भी भीड़ कर रही है वो वही काम करना चाहते हैं। और चीन में लोग हर उस चीज से प्रभावित होते हैं जिससे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। और यहां भी साइकिल पर लोगों को मोमोज खाने के लिए जाते देखकर जो दूसरे लोग थे वो भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए और वो भी इस फैशन को फॉलो करने लगे। भारत की तरह चीन भी एक ऐसा देश है जहां प्राचीन मानव सभ्यताओं का इतिहास रहा है और चीन के समाज को भेड़ चाल से जोड़कर देखा जाता है। चीन में सोशल मीडिया पर कोई ट्रेंड अगर शुरू होता है तो वो लाखों लोगों तक पहुंच जाता है और वहां का समाज भेड़ चाल की तरह उस भीड़ के पीछे पीछे चलने लगता है, जैसा कि अभी आपने देखा। लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं और इस तरह की चीज का हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? तो आज हम अपने देश के युवाओं से, खासतौर पर उन लोगों से जो सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं, उनसे आज हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे चीन के उन 4 छात्रों ने इसे इतना बड़ा ट्रेंड बना दिया, हमारे देश में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे देश के जो युवा हैं, उन्हें अपने त्योहारों पर, अपने रीति रिवाजों पर, अपनी स्थानीय परंपराओं पर इसी तरह के वीडियोस बनाने चाहिए और इसी तरह की रील्स बनानी चाहिए और लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताना चाहिए, ताकि उनकी रील्स को देखकर, उनके वीडियोस को देखकर हमारे देश के जो और बाकी के जो लाखों नौजवान हैं वो भी प्रभावित हों और वो भी इस तरह उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे। इससे हम अपनी परंपराओं को बचा पाएंगे, अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे, अपने रीति रिवाजों को, अपने त्योहारों को, अपनी स्थानीय भाषाओं को हम बचा पाएंगे। चीन के लोगों की इस आदत से वहां की सरकार अब बड़ा डरने लगी है, क्योंकि अगर वहां सरकार के खिलाफ भी लोगों ने ऐसे ही भेड़ चाल से चलना शुरू कर दिया, पहले एक ने विद्रोह किया और फिर बाकियों ने भी शुरू कर दिया, तो वहां यह ट्रेंड बन जाएगा और सरकार के खिलाफ लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ ऐसे ही सड़कों पर खड़ी हो जाएगी। और इसीलिए वहां की सरकार सोशल मीडिया को बहुत कंट्रोल करके चलती है। अब आखिर में आपको अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की फोन पर हुई बातचीत आपको दिखाएंगे। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि जब दो देशों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्राध्यक्ष जब एक दूसरे से मिलते हैं या जब एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं तो क्या बात करते होंगे, कैसे बात करते होंगे। आपने कभी इस तरह के वीडियोस देखे नहीं होंगे। आज दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच जो बातचीत हो रही है वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे और इस वीडियो से आपको अंदाजा लगेगा कि दो देशों के राष्ट्र प्रमुख अक्सर क्या बात करते हैं। और उनमें भी अगर एक देश का राष्ट्र प्रमुख सुपर पावर का राष्ट्र प्रमुख है, मतलब बहुत शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, और दूसरे देश का जो नेता है वो उतने शक्तिशाली देश का नेता नहीं है, तो वो फर्क भी आपको बातचीत में नजर आएगा। Fine, thank you. I would like to congratulate सर, मैं आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीतने पर बधाई देना चाहता हूँ। United States of America. I would like, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। if possible, I would like to call. सर, अगर संभव हो तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहूंगा। आप जहाँ भी हो, मैं व्यक्तिगत रूप से मिलकर बधाई देना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा है। जब भी आप चाहें हम ऐसा करेंगे। आप इंडोनेशिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप पर गर्व है। Sir, आप और आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। yes, sir. I've been to सर, मेरी ट्रेनिंग अमेरिकी परिवेश में ही हुई। American, sir. अमेरिका में हमारा चुनाव बहुत अच्छा रहा। ये काफी दिलचस्प है। ये पिछले 100 वर्षों में सबसे बड़ी कामयाबी है और ये बहुत सम्मान की बात है जो मुझे इतना बड़ा जनादेश मिला है। Yes, and of course we were all आप पर हुए हमले से हम सभी बहुत परेशान थे। to assassinate you. आप सलामत हैं, हम बहुत खुश हैं। ईश्वर ने आपकी रक्षा की। Happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be. मैं बस सही दिशा में सही जगह पर था, अन्यथा मैं अभी यहाँ नहीं होता। वास्तव में मैं काफी भाग्यशाली रहा। Yes, sir. And Somebody was protecting
मुझे नहीं पता कौन मेरी रक्षा कर रहा था। मुझे पता है आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। And I also had the honor of hosting Mr. जेरेड कुशनर, और मुझे उम्मीद है कि मैं फिर से उनके संपर्क में रहूंगा। Keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, अच्छी बात है, जब भी आप आसपास हों मुझे बता दीजिएगा। मैं भी कभी आपके देश आना चाहूंगा। you're doing is incredible. Thank you, sir. Respected. You're such a respected. जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। शुक्रिया। Sir. And I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to. आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं सर। शुक्रिया महोदय। जब भी आपके पास समय होगा मैं आपको कॉल करूंगा। Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to. Please send to your people. इंडोनेशिया के लोगों के लिए मेरा आभार। मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत है। Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Once again, congratulations. Thank you very much, and we'll talk to you soon. Take care of yourself. Thank you, sir. अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। Bye. Bye, sir. भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब किसी खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए उससे फोन पर बात करते हैं तो उसका अक्सर ऐसा ही कोई ना कोई वीडियो सामने आता है। तो बहुत सारे लोग इसे मैनेजमेंट बताते हैं, लेकिन आज यही सारे लोग हमारे देश में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस वीडियो को प्रशंसा करने वाला बता रहे हैं, कह रहे हैं इस वीडियो की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने जब बात की उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से, तो उन्होंने अपना खुद का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया और फिर उसे रिलीज कर दिया, जिसके जरिए आप सुन पाए कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही थी। और वृक्ष अपनी शर्तों पर खड़े रहे इसलिए कट गए, गमलों ने अपनी हदें तय कर ली इसलिए आसरा मिल गया। इसलिए तय कर लीजिए कि आपको वृक्ष बनना है या गमले का पौधा।